शाम के 6 बज रहे थे। सब इंस्पेक्टर लता कुमारी उल्लासनगर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में खड़ी थी और सीढ़ियों के पास पड़ी एक लाश को देख रही थी। करीब 30 साल की थी लता। पुलिस में डायरेक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी 7 साल पहले। अभी 1 साल पहले ही उसका प्रमोशन हुआ था। पुलिस में बड़ा नाम था उसका। बड़ी बारीकी से जांच करती थी वो हर केस की, जरा भी लापरवाही नहीं करती थी। क्रिमिनल थर थर कांपते थे उससे। जो उसके हाथ चढ़ जाता था वो सीधा जेल ही जाता था। मजदूर लग रहा है देखने में, लता के पास खड़ा रमेश हवलदार बोला। काम की बात बोला कर, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि ये मजदूर है। हमें ये समझना है कि ये कैसे हुआ। क्या किसी ने इसे धक्का दिया या फिर ये खुद सीढ़ियों से गिर गया? लता बोली। बात सही कही आपने मैडम, यही बात तो समझ नहीं आ रही कि ये सब कैसे हुआ। रमेश बोला। पहली ही नजर में पता चल जाए तो मेरे जैसी पुलिस वाली की क्या जरूरत? लता बोली। सही कहा मैडम आपने, आप तो ये केस सुलझा ही लेंगी, रमेश ने कहा। लता ने घर के पास खड़े एक मजदूर की तरफ देखा और बोली, क्या नाम बताया तूने अपना? जी नरेश, मजदूर बोला। और इसका क्या नाम है? लता बोली। जी इसका नाम नहीं पता, मैं तो सड़क से गुजर रहा था और इसे यहाँ सीढ़ियों के पास पड़े देखा और तुरंत पुलिस को फोन किया। इस घर में काम चल रहा है ना? लता ने कहा। जी मैडम, यहाँ सभी घरों में काम चल रहा है, पर यहाँ कोई मजदूर दिखाई नहीं दे रहा। लता ने पूछा। आज छुट्टी कर ली होगी मैडम जी, रोज तो यहीं घूमते रहते हैं, मजदूर ने कहा। रमेश तुमने देखा ना घर में हर तरफ? लता ने कहा। जी मैडम, मैंने अच्छे से देखा, कोई नहीं है घर में। कुछ अजीब दिखा? जी नहीं, कुछ अजीब नहीं दिखा मैडम जी। वैसे तो मैं मान लेती कि ये कोई हादसा है, पर इस घर में किसी का भी नहीं होना शक पैदा कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, लता बोली। सही कह रही है आप मैडम जी, आपको लग रहा है तो गड़बड़ ही होगी कोई ना कोई। आप कभी गलत नहीं होती, रमेश बोला। अबे इतना मक्खन मत लगाया कर तू मुझे, लता बोली। मक्खन नहीं लगा रहा मैडम जी, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, चल जल्दी से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज, शायद उससे कुछ पता चले कि ये एक्सीडेंट है या मर्डर। जी मैडम जी, अभी भेजता हूँ लाश को पोस्टमार्टम के लिए, रमेश ने कहा और अपनी जेब से फोन निकाल कर एक नंबर डायल किया। मैं घर में चक्कर लगा कर आती हूँ, लाश के पास ही रहना, लता बोली। जी मैडम जी, आप चिंता ना करो, मैं यही हूँ, रमेश ने कहा। लता ने पहले ग्राउंड फ्लोर पर बंद कमरों को देखा। कमरे लगभग पूरी तरह बन चुके थे। दीवारों पर प्लास्टर हो रखा था और फर्श पर टाइल्स भी बिछी हुई थी। खिड़कियां लगनी बाकी थी। यहाँ वहाँ कमरों में कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा था, कहीं सीमेंट की बोरी और कहीं रेत बजरी। लता को कुछ अजीब नहीं लगा इन कमरों में। लता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। वो एक कमरे में घुसी तो उसे फर्श पर एक चादर बिछी हुई मिली। एक चादर उसे खिड़की पर टंगी हुई भी दिखी। चादर देखने में अच्छी थी, ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो मजदूरों की हो। ये चादरें यहाँ क्या कर रही हैं? लता ने मन ही मन सोचा, पर वो कुछ समझ नहीं पाए। उस कमरे से निकलकर वो दूसरे कमरे में घुस गई। उस कमरे में एक मैला सा गद्दा बिछा हुआ था और कोने में किचन का थोड़ा सामान था। इस कमरे में भी खिड़की पर चादर टंगी थी, पर वो मैली कुचली थी। ये शायद मजदूरों का कमरा है, जब तक काम चलेगा वो इसी को यूज करेंगे, लता ने मन ही मन सोचा। लता ने बाकी कमरे भी देखे, उनमें कुछ खास नहीं मिला। वो जब वापस सीढ़ियों से उतरी तो लाश पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। भेज दी लाश पोस्टमार्टम के लिए तूने? लता ने रमेश को कहा। वो गेट के पास खड़ा नरेश से बात कर रहा था। रमेश दौड़कर उसके पास आया और बोला, जी मैडम जी भेज दी। तू तो कह रहा था कुछ अजीब नहीं दिखा तुझे घर में? लता थोड़ा गुस्से में बोली। ये सुनते ही रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ मैडम, आपको कुछ अजीब दिखा क्या? बिल्कुल दिखा, ऊपर एक कमरे में जमीन पर चादर बिछी हुई है और खिड़की में भी चादर लगी हुई है। तूने देखी थी वो चादरें? जी देखी थी, वो मजदूरों की होंगी, वो यहीं रहते हैं ना, रमेश बोला। अबे अकी के अंधे, दोनों चादर अच्छी लग रही हैं, वो किसी भी तरह से मजदूरों की नहीं है। मैंने देखा मजदूरों का कमरा भी, उनकी चादरें मैली कुचली हैं। ये चादरें किसी और की हैं। मजदूर के पास ऐसी अच्छी और महंगी चादर नहीं होती। रमेश का मुंह लटक गया। सॉरी मैडम जी, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। काम की बात पर तुम ध्यान नहीं देते हो, बेकार की बातों में पड़े रहते हो। सॉरी मैडम, भूल हो गई। कुछ पता चला उस मजदूर का? कौन था वो, क्या नाम था उसका? मैडम मैं यहाँ आसपास पूछकर आया हूँ।
उसे कोई नहीं जानता। शायद वो उन्हीं मजदूरों में से एक था जो इस घर में काम करते हैं, रमेश ने कहा। इस घर में काम करने वाले बाकी मजदूर हैं कहाँ? लता ने कहा। पता नहीं मैडम, आसपास सबसे पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। हो सकता है बाकी घूमने फिरने गए हों और ये अकेला यहाँ घर की रखवाली कर रहा हो सकता है, पर कुछ अजीब लग रहा है, लता ने कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? रमेश ने कहा। इस घर को कौन बनवा रहा है? उसका कुछ नाम पता चला? जी अभी तो नहीं, पर एक मजदूर कह रहा था कि वो किसी ऐसे मजदूर को जानता है जिसके पास इस घर के ठेकेदार का नंबर है। थोड़ी देर में वो नंबर दे देगा। कब तक देगा? 5-10 मिनट बोल रहा था मैडम जी। तभी उन्हें घर की तरफ आता एक मजदूर दिखा। यही है क्या वो? लता बोली। जी हाँ, यही है वो मैडम जी। अरे मिला क्या नंबर? रमेश ने जोर से कहा। जी मिल गया, मजदूर बोला। रमेश ने नंबर लेकर ठेकेदार को फोन मिलाया। करीब 5 मिनट ठेकेदार से बात करने के बाद रमेश ने लता से कहा, ठेकेदार बाहर गया है मैडम जी, घर के मालिक का नंबर भेजेगा वो थोड़ी देर में। वो कह रहा था कि काम रुका हुआ है घर का थोड़े दिन, क्योंकि कुछ सामान आना बाकी है। जिस मजदूर की लाश मिली है उसका नाम रतन था। उसके अलावा 3 और मजदूर काम करते हैं यहाँ। उसको नहीं पता वो कहाँ है। उसके अनुसार शायद वो घूमने फिरने गए होंगे। काम तो है नहीं यहाँ कोई। रतन को यहाँ छोड़कर निकल गए होंगे और रतन शायद सीढ़ियों से फिसल गया होगा। ये तू बोल रहा है या ठेकेदार ने ऐसा कहा? लता ने कहा। ठेकेदार ही ऐसा बोल रहा था मैडम जी, पर मुझे भी उसकी बात सही लगी। हो सकता है कि रतन सीढ़ियों से खुद गिर गया हो, रमेश ने कहा। तेरे पास दिमाग नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगा। भूल गया उन चादरों को। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है कोई लड़की वड़की लाया होगा यहाँ। सही कह रही है आप मैडम जी, मुझे भी यही ख्याल आ रहा था, रमेश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। जब मैं खुद सब समझ जाऊं तब तू बताया कर अपने ख्याल, लता ताना मारते हुए बोली। पहले बताता मैडम जी तो आप कहती कि मैं गंदी बातें करता हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था। मैं थोड़ी देर पहले ऊपर गया था तो मैंने कॉन्डोम ढूंढने की कोशिश की थी, पर मिला नहीं कुछ। बस अब अपने मन की सारी गंदगी बाहर मत निकाल। देख जरा घर के मालिक का नंबर भेजा क्या ठेकेदार ने? लता बोली। जी हाँ भेज दिया। कौन है मालिक? कई सत्य प्रकाश है, बुलाओ उसे यहाँ फौरन। यही, और नहीं तो क्या, यही बुलाओ, यही सब सुलझाना पड़ेगा हमें। यहाँ से गए तो सबूत इधर उधर हो जाएंगे। कौन से सबूत? अरे वो चादरें, उन्हें जब्त कर लेते हैं ना मैडम जी और थाने में पूछताछ करते हैं सत्य प्रकाश से। नहीं उसे यही बुलाओ, यही पूछताछ करेंगे। जी मैडम जी, बुलाता हूँ। चैप्टर 2। करीब 1.5 घंटे बाद घर का मालिक सत्य प्रकाश उनके सामने खड़ा था। वो करीब 65 साल का था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और सर के सारे बाल सफेद थे। उसके चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था। इतनी देर से क्यों आए? बताया था ना मैडम जी इंतजार कर रही हैं, रमेश ने कहा। बताया था आपने, पर मैं यहाँ से बहुत दूर था तब। आपका फोन आते ही तुरंत यहाँ आ गया, सत्य प्रकाश ने कहा। आसान किया क्या यहाँ आकर? पुलिस का मैटर है, आना ही पड़ेगा, रमेश जोर से बोला। सर मैं पूरी तरह कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, आप मुझे गलत ना समझे, सत्य प्रकाश बोला। साले यहाँ एक मजदूर की मौत हो गई और हम तुझे गलत ना समझे। साफ साफ बता क्या चल रहा है यहाँ, रमेश बोला। यहाँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रही है सर, और कुछ नहीं। जो हुआ बुरा हुआ। मैंने ठेकेदार से भी बात की, वो ये कह रहा था कि शायद रतन गिर गया होगा सीढ़ियों से, सत्य प्रकाश ने कहा। वो हम तय करेंगे कि वो गिरा था या गिराया गया था। तुम ये बताओ बाकी के मजदूर कहाँ हैं? लता ने कहा। मुझे नहीं पता मैडम, ठेकेदार से भी पूछा मैंने, उसे भी कुछ मालूम नहीं। काम बंद था इसलिए खा पी कर पड़े होंगे कहीं, सत्य प्रकाश ने कहा। दारूबाज हैं क्या वो तीनों? रमेश ने कहा। मजदूर लोग हैं सर, थक जाते हैं काम करके, और आज तो काम भी बंद था। तीनों रतन को छोड़कर निकल गए होंगे कहीं, बाकी मेरा अंदाजा है ये, सत्य प्रकाश ने कहा। तुम मेरे साथ ऊपर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है, लता ने सत्य प्रकाश को कहा। कमेंट इन पार्ट 3।